नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को और हमारे अध्याय जो है उसको पूरा करते हैं। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, ये एक बार आपको ध्यान का लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ करके आए थे तो कंज्यूमर थ्योरी में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था मार्शलियन, यानी कि आपने पढ़ा कार्डिनल अप्रोच। दूसरा आपने पढ़ा ऑर्डिनल अप्रोच। तीसरा आप पढ़ करके आए रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और फोर्थ जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर। यस बच्चे, बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो फोर्थ हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच आपको समझ में आ गया, जिसमें मार्शल ने क्या कहा कि जो भी आपकी यूटिलिटी होती है ना, उसको आप जो है वो मेजर कर सकते हो नंबर में। ऑर्डिनल कहता है कि नहीं, आप रैंक दे सकते हो। रिवील्ड प्रेफरेंस कहता है कि आपको जो है वो देखना चाहिए जो वास्तव में खर्च कर रहा है ना। लेकिन ये तीनों ही जो आपकी थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं सर्टेन इनकम की बात करती है, सर्टेन यूटिलिटी की बात करती है। जब इन तीनों थ्योरीज को हम पढ़ते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, रिवील्ड प्रेफरेंस को, तो सर्टेनिटी की बात आती है। सर्टेनिटी मींस यानी कि आप एक फिक्स इनकम की बात कर रहे हैं, एक फिक्स प्राइस की बात कर रहे हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि रियल वर्ल्ड फिनोमेना में आप जो है रिपीट करना सर, वीडियो रुक गया था। जी जी, ठीक है। तो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर देखिए हम पढ़ करके आए कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जब हम ये तीनों रीड करके आए वहां पर, तो हमने वहां पर जो है वो इनकम को, प्राइस को और जो अदर फैक्टर थे उनको सर्टेन मान लिया था, एक निश्चित जो है वो मान लिया था। जब आप कंज्यूमर के बजट को करते हैं तब भी आप वहां पर जो है बजट को जो है वो निश्चित मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपने उनकी प्रेफरेंस को भी निश्चित माना, सारी चीजों को आपने जो है वो सर्टेन मान लिया। तो बात यह है कि रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज जो है वो सर्टेन नहीं होती है, वो अनसर्टेन होती है। ठीक है, और अनसर्टेन हो तो फिर कंज्यूमर का बिहेवियर है वो कैसे चॉइस करेगा। यानी कि आप ये कहेंगे, क्योंकि इन तीन जो मेथड्स हैं आपके कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिवील्ड प्रेफरेंस में, इसमें जो है इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं, इनकम, प्राइस वगैरह वगैरह को सर्टेन मान करके कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करते हैं। लेकिन कंज्यूमर का बिहेवियर रियल वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि रियल वर्ल्ड में, वास्तविक जो आपका संसार है उसके अंदर आपको सर्टेनिटी देखने को नहीं मिलती है, वहां पर आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा व्हाट इज अनसर्टेनिटी। यानी कि अनसर्टेनिटी होती क्या है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो चीज है या कोई भी जो घटना है उसके घटने के प्रतिशत या घटना ना घटने के प्रतिशत, ठीक है ना, यानी कि कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी उसका हमें कोई आइडिया ना हो तो हम उसको अनसर्टेनिटी कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि आप समझिए इसको, मैं क्वेश्चंस के द्वारा जो है आपको एक
मतलब एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो घटना घटनी है या नहीं घटनी है। जैसे सपोज कीजिए कि आगे आने वाले समय के अंदर, ठीक है, 50 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 50 साल का तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि उस समय कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी स्ट्रोंग होगी, कौन नेता होगा, वी हैव नो आइडिया, है ना। तो वो हमारी कहलाएगी अनसर्टेनिटी। तो आपको ये ध्यान करना है, यानी कि कोई घटना जो घट रही है या नहीं घटेगी, घटेगी नहीं घटेगी ये भी नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन घटेगी नहीं घटेगी, लेकिन घटेगी तो कितना प्रतिशत चांस है, नहीं घटेगी तो कितना प्रतिशत चांस है, यानी कि हमें कोई भी आइडिया नहीं है, वो आपकी कहलाएगी अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। फिर एक जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक जो मेथड हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हाट इज रिस्क, यानी कि ये तो हमने पढ़ लिया कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा अराइज होता है व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी तो आपको समझ में आ गया कि भाई कोई भी घटना घटेगी नहीं घटेगी उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, तो ये इसका थोड़ा सा जो है सुधरा हुआ रूप है। आप इसको समझना क्या कि कोई भी घटना घटने के या ना घटने के हमें प्रतिशत पता हो। देखिए यहां पर हमें कोई भी घटना घटने ना घटने के प्रतिशत नहीं पता है, लेकिन यहां अगर हमें कोई भी घटना घटने के या ना घटने के प्रतिशत पता हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर हम जानते हैं, तो उसे हम रिस्क कहते हैं। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि आगे आने वाले 5 सालों में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप यहाँ पर जो है उसके प्रतिशत निकाल सकते हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, इनका इतना प्रतिशत है, मोदी जी फिर से जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, उसका इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आपको एक आइडिया है कोई चीज के हैपन होने का या ना होने का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है और रिस्क किसे कहते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ द रिस्क, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। ठीक है, कि कैसे जो है हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो रिस्क को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालना होता है, ये ध्यान कीजिएगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को मिलेगा उससे हमें एक्सपेक्टेड मीन निकालना होगा और उनकी वैल्यू के बीच का गैप जो है वो चेक करना होगा। और एक्सपेक्टेड मीन और जो गैप हम देखेंगे, वो जो गैप जितना कम होगा रिस्क भी उतना ही कम होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि रिस्क को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करना होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्सपेक्टेड मीन के ऊपर जाएंगे और एक्सपेक्टेड मीन से हम देखेंगे कि उनके बीच में गैप कितना है, ठीक है। तो उन दोनों का गैप जितना कम होगा, जितना कम गैप होगा, आप ये मान करके चलेंगे उतना कम रिस्क होगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है वो एक स्टेज शो करना चाहता है और उसी पैसे से वो व्यक्ति जो है मान के चलिए कि एक बार रिपीट करिए स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 सेकेंड सर, सारी चीजें, हाँ यस यस सब चीजें एक्सप्लेन होगी, डोंट वरी। एक बार आप रिस्क को एक बार रिपीट कर दीजिए। रिस्क को रिपीट, वही तो कह रहा हूँ ना, यस 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 यस। रिस्क को मेजर करने के लिए पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके उससे हम एक्सपेक्टेड मीन और उसकी वैल्यू के बीच का गैप देखेंगे। एक्सपेक्टेड मीन और वैल्यू के बीच गैप जितना कम होगा, एक्सपेक्टेड मीन और वैल्यू के बीच गैप जितना कम होगा, रिस्क भी उतना कम होगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं गैप और एक्सपेक्टेड मीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप जो हैं, आपके पास पैसा और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप स्टेज शो जो है वो कर सकते हैं कि आप एक स्टेज शो करने जाएं तो वहां आप जो है वो कर सकते हैं। एक जो है आप मतलब धरती से जो है वो ऑयल निकाल सकते हैं, जिसको ऑयल एक्सप्लोरेशन कहते हैं हम, ठीक है। या तो आप जमीन से तेल निकालने का फैक्ट्री लगा सकते हैं या आप स्टेज शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि आप जो है वो स्टेज शो करेंगे या आप
ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन, कि आप जो है इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो भी आपको मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है वो आपका आउटपुट है आउटपुट 1। ये आपको ध्यान कर लेना, मैक्सिमम आउटपुट जो आपका आ सकता है वो आपका आउटपुट 1 है, ठीक है। और मिनिमम से मिनिमम जो आपका आ सकता है वो आपका आउटपुट 2 है। समझ में आ गई ना बात। एक तो आपका आउटपुट 1 आ सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इतने रुपए हो सकते हैं, और कम से कम इतना हो सकता है ना, ठीक है। देखिए अब इसमें आप देखते हैं कि आपकी इनकम जो है वो हो सकती है कि 48 आ जाए, यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे में आपकी इनकम कितनी आ जाए, 48 आ जाए, ठीक है। और ऑयल पे लगाएंगे तो मैक्सिमम आपको जो है वो 60 रुपए आ सकते हैं। ये आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम आ सकती है। क्लियर है बात। अब आपको ये देखना है कि आपकी मिनिमम इनकम क्या आ सकती है। ये आपकी इनकम जो है वो मिनिमम इनकम जो हो सकती है वो आपकी आ सकती है 24, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आएगा, अगर आप स्टेज शो कंडक्ट करते हैं और अच्छा कंडक्ट हो जाता है आपका स्टेज शो, तो आपको 48 रुपये जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर वो ठीक ठाक होता है, अच्छा नहीं होता है, तो 24 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो आपको पता नहीं कि ज़मीन के अंदर कैसा कितना ऑयल है, अगर वो अच्छी तरीके से आपको मिल जाता है तो आपको 60 रुपये जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर वो ठीक नहीं निकलता है, ज़मीन से जो है वो ऑयल अच्छा नहीं निकलता है, तो आपको 20 रुपये जो है वो उसकी कमाई होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें डेविएशन को देखेंगे। तो अगर हम इसमें डेविएशन देखेंगे तो इसके बीच में डेविएशन कितना है। आप कहेंगे कि सर इसके अंदर जो है डेविएशन हम चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड मीन निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड इनकम का मतलब एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो आप 48 और 24 को जोड़ करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 72 हो जाएगा ना। तो वो आपका आ जाएगा 36। एक्सपेक्टेड जो आपका इनकम है वो 36 आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड इनकम इसका भी जो है आपका 36 आ जाएगा। यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो 36 है, आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड इनकम आपका क्या है, 36 है। अब आपको डेविएशन निकालना है। इसका डेविएशन कितना हो जाएगा 36 से, तो इसका डेविएशन जो है वो 36 से हो जाएगा 12, ठीक है ना, क्योंकि आपको 12 प्लस के मिल रहे हैं 36 से, ठीक है। और इसका आपका हो जाएगा 24, यानी कि आपको 24 ज्यादा मिल रहे 36 से। और इस इनकम में आपको लेस हो जाएंगे 12, यानी कि 12 रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपको जो है वो 16 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये आपकी डेविएशन है इनकम से, यानी कि ये इनकम अगर आप लगा रहे हैं 36 रुपए अगर आप लगाएंगे, ठीक है, तो 36 रुपए में आपको 48 रुपए कमाने को मिल सकते हैं। 36 रुपए में आपको 24 रुपए भी हो सकते हैं, यानी कि जो 36 रुपए आप लगा रहे हैं उसके 48 भी हो सकते हैं और 24 भी हो सकते हैं। अगर 48 हो जाएंगे तो 12 जो है आपके प्लस के हो जाएंगे, और अगर जो है आपके 24 आपको मिलेगा तो 12 जो है आप लॉस में चले जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे। ये आपने समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर आप 36 रुपए लगाते हैं किसमें, ऑयल एक्सप्लोरेशन में, तो आपका जो इनकम है वो 60 रुपए हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपको 24 रुपए बढ़ करके मिल सकते हैं, और यहाँ 20 हो सकता है, यानी कि 16 रुपए माइनस में जा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्या किया है। तो जब आप ये देखते हैं कि आपका जो है मीन एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो 36 ही है दोनों में, तो स्टेज शो जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपका जो आउटपुट यानी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सर आपको 1 मिनट, हाँ जी, ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है इससे जो एक्सपेक्टेड जो इनकम है ये 40 नहीं होना चाहिए, 60 प्लस 20। नहीं ये 36 है मैडम। ये जो है ना दोनों ही 36 रुपए आप लगा रहे हो दोनों एक्सपेक्टेड 36 इनकम, समझे नहीं आप 36 आप रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप नहीं सर, 36 मैं का ये इन्वेस्टमेंट, ये भी 36 का इन्वेस्टमेंट। सर हमने स्टेज शो में देखा तो हमने वहाँ पे 48 प्लस 24 करके 72 आउट ऑफ मतलब डिवाइडेड नहीं बाय वो 2 किया आई तो एम सो सॉरी, वो मैं आपको बताता हूँ 36 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 36 रुपए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो 36 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 36 से जो आपको मैक्सिमम आ सकता है वो 48 आ सकता है, और आपको नुकसान होगा तो वो 24 का हो जाएगा, यानी कि 12 रुपए का आपको नुकसान हो सकता है, 12 रुपए आपको जो है वो सरप्लस मिल सकता है, ठीक है।
चलिए अब हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालते हैं। जो डेविएशन है आप उसको स्क्वायर करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ये इनकम है, ये आपकी 48 है, जब आप इस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका डेविएशन कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम आपका कितना रहेगा, ये आपका 24 ही रहेगा। आप इसका डेविएशन करेंगे तो ये भी आपका 144 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ऑयल वाले में अगर आप करते हैं तो ऑयल का तो आपको 60 ही रहेगा, लेकिन इसका जब आप जो है वो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 576। ठीक है, और ये आपका 20 ही रहेगा। 16 का आप जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 256। तो ये आपने जो है इसका स्क्वायर कर लिया है, डेविएशन को जो है आपने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने देखा हुआ ही है कि आप क्या करते हैं, जो मीन होता है आपका, उस मीन से आपकी जो वैल्यू होती है उसकी दूरी का जब जोड़ हम करते हैं तो वो जोड़ 0 आ जाता है। उस जोड़ को 0 को हटाने के लिए, यानी कि वो 0 ना हो, क्योंकि डेविएशन तो है लेकिन वो 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जब उसको हम स्क्वायर करते हैं और उससे हम जब n को, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो हम n से डिवाइड करते हैं, जब हमने इसको स्क्वायर किया तो वैल्यू हमारी बढ़ गई 2 गुना। अब जो 2 गुना वैल्यू बढ़ी है उसी बढ़ी हुई वैल्यू को हम कम कर देते हैं, तो हमारा निकल करके आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने देख लिया। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि वो 50-50% है, चांस जो है वो 50-50% है, यानी कि सक्सेस होने के भी 50% चांस है और फेल होने के भी 50% चांस है। ठीक है, तो यानी कि आपको 144 यानी कि ये 48 मिलेगा, इसके चांस कितने, 50%, यानी कि आपके 24 मिलेंगे, इसके चांस कितने, ये भी आपके 50%। तो मैं ये कहूंगा कि 50% चांस है, यानी कि 100% में से। ठीक है, तो ये आपका आ गया 144, यानी कि ये वाला प्लस वाला। ठीक है, और 50% चांस है आपके किसके, 144 यानी कि नुकसान होने के। ठीक है, तो टोटल में आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 144 की स्क्वायर, और इस स्क्वायर वाले को हम क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो ये आपको पता है कि ये आपका आ जाता है अंडर रूट 144। ठीक है, तो 144 का अंडर रूट आपका रिजल्ट क्या देगा, 12, यानी कि ये जो 12 है, यानी कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना निकल करके आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल करके आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 12 निकल करके। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं दूसरे वाले का, सेकंड वन का अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर आपकी जो चांसेस हैं, ठीक है ना, यहाँ जो आपके चांसेस है, ये देखिए ऊपर वाला तो 50-50% है ना, क्योंकि 12-12 है, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर जो आपके चांसेस हैं वो आपके क्या हैं, एक जो चांस है वो आपका 60% है और एक जो चांस है वो आपका 40% है। ठीक है, तो ये आपका जो है 40% चांस है आने का, और ये आपका जो है वो 60% है चांस है आने का, 60% है चांस आने का। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था 50-50, क्योंकि दोनों के आने के चांस क्या थे 50-50%, यहाँ इसके आने के चांस क्या है 40% आउट ऑफ 100। यहाँ इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना बन रहा है आपका 576, प्लस ये जो है आपका आने का चांस कितना है 60%, तो ये आपने कहा 60% आउट ऑफ 100। ठीक है, कितना में से 256, यानी कि ये जो आएगा ये इसके 60% चांस है, ये जो आएगा इसके 40% चांस है। तो उस चांसेस को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट हमारा निकल करके आ जाएगा 384। ठीक है, और 384 का अंडर रूट जब हम सोल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 19.6। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 19.6, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अगर ज्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ रिस्क में, तो आपकी जो वैल्यू है वो आपका जो प्रॉफिट है वो आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपसे दूर हो जाएगा। जब वो आपसे दूर हो जाएगा तो आपको मैंने एक ही बात पहले बोली थी कि जहां पर एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड मीन से जो आपकी वैल्यू का जो गैप है वो जितना कम होगा, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गैप को ही बताता है, डाइवर्जन को बताता है। तो यहाँ पर जो गैप है वो आप देख पा रहे हो कि 12 का गैप आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो गैप है वो 19.6 जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये गैप जो है आपका लेस है, ये गैप जो है आपका कम है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसलिए आपको जो है वो स्टेज शो करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप जो है ये डिसीजन ले पाते हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि हम कौन सा जो है वो शो करें या कौन से में जो है हमारे इन्वेस्टमेंट को लगाएं। यानी कि जो अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक है
कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी, वो आपको क्या कहता है, ध्यान से समझना। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें ये बताती है कि कैसे डिसीजन करना है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है कि उपभोक्ता जो भी अपने निर्णय लेता है वो तथ्यों को देख करके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है ना। यानी कि उसको प्रोबेबिलिटी का ज्ञान होता है, वो पूरी तरह से रैशनल नहीं होता। तो जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, ट्रेडिशनल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हमने उसमें क्या 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 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम एक चीज ही पढ़ते हैं ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या क्या लेते हैं, रैशनल कंज्यूमर। ये सबसे पहले हम एक अजम्पशन मानते हैं, रैशनल कंज्यूमर। ये क्या कहता है आपका कंज्यूमर अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। ये कहता है कि कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता ही नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छे निर्णय नहीं लेता है, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर निर्णय लेता है, ठीक है ना। वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो है वो डिसीजन लेता है, और वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन जो आपके होते हैं उस अंदाजे से उसके डिसीजन होते हैं, ना कि वो रैशनल होता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो रैशनल कंज्यूमर की जो अजम्पशन है उसके ऊपर चलता है, और जो आपकी कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ चीजें जो है और रीड आउट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो आपका कंज्यूमर अंडर अनसर्टेनिटी है ये कहां से निकल करके आया है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसकी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम पढ़ते हैं बर्नौली का पैराडॉक्स, ठीक है ना, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स भी कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, ठीक है। क्या कहता है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, वो ये कहता है कि जो भी कंज्यूमर है वो अपना जो डिसीजन है वो नॉमिनल मॉनेटरी वैल्यू को देख करके नहीं लेता, नॉमिनल मॉनेटरी वैल्यू, ध्यान से रखना, आप देखना, नॉमिनल मॉनेटरी वैल्यू यानी कि अपने पास जो इनकम है उसको देख करके नहीं लेता, वो डिसीजन लेता है यूटिलिटी के ऊपर, ठीक है ना। वो डिसीजन जो लेता है वो उस पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी को देख करके लेता है, जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। और वो इसी हिस्ट्री से जो है ये चीजें आपकी जुड़ती चली जाती हैं। उसके बाद में आपका आता है रिचर्ड थेलर्स, जो रिचर्ड थेलर आते हैं, और रिचर्ड थेलर आपको क्या कहते हैं, रिचर्ड थेलर ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रैशनल कंज्यूमर नहीं होता है, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन लेता है, ठीक है। और यहीं से जो है इसी से आपका निकल करके आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसी से आपका निकल के आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, फादर आपके कहलाते हैं रिचर्ड थेलर, ठीक है, ये आप ध्यान कर लेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अब हम पढ़ रहे हैं और जो कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये असल में हम पढ़ रहे हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये चीज पढ़ेंगे, सबसे पहले तो दो चीजों को आप रीड आउट करेंगे कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी और व्हाट इज रिस्क, ठीक है। तो व्हाट इज अनसर्टेनिटी आपने देख लिया, व्हाट इज रिस्क आपने देख लिया, फिर आप देखते हैं कि रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है। तो अभी आपने जो चीजें देखी वो आपने क्या देखी, अभी आपने देखा कि जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो आपकी क्या है, वो आपकी सेम है, यहाँ पर 36 और 36 है ना, 36। अगर आपकी एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो भी अलग अलग हो जाए तब क्या होगा। अभी तो आपने ये देख लिया कि एक्सपेक्टेड इनकम क्या है 36, यानी कि 36 इनकम आ रही है। तो आप ये कहते हो कि जब एक्सपेक्टेड इनकम सेम है तो आप क्या करोगे कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो छोटा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, उस वाले काम को हम अपना लेंगे, यानी कि स्टेज शो को अपना लेंगे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा स्मॉल आया था, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है और आपकी एक्सपेक्टेड इनकम भी ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेड इनकम भी ज्यादा है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो है आपका 19.6 आया था, है ना, तो 19.6 आया, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू 48 होती, तो आप क्या करते। तो इसके लिए हम जो है एक डिसीजन और करते हैं कि जब हम ऐसी बात करते हैं कि जहां पर हमारी एक्सपेक्टेड इनकम भी ज़्यादा हो, हमारे
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी बड़ा आ रहा है और उसकी एक्सपेक्टेड इनकम भी बड़ी है, तब सब कुछ डिपेंड कर जाता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट यानी कि जो चूज करना चाहता है वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि वो जो है एक्सपेक्टेड इनकम के साथ, यानी कि बढ़ी हुई एक्सपेक्टेड इनकम के साथ में जाना पसंद करेगा या फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है उसका जो डिसीजन है वो अब किस पर डिपेंड करेगा। यानी कि अभी देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 48 12 है ना, और 24 -12 और यहाँ पर 36, यहाँ मैंने 60 24 और 20 और -60 और 36 रखा था। ठीक है, तो आपका एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो आया था 12 और एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो आया था 19.6। तो हमने कहा था कि जिसकी वैल्यू स्मॉल यानी कि ये वाला आप चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो डिसीजन आपका एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया, आपने देख लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 36 ना होकर के सपोज कीजिए 50 हो गई। ठीक है, अब आप कौन सा डिसीजन लेंगे? क्यों? क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है तो आपकी एक्सपेक्टेड इनकम भी तो बड़ी है। ठीक है ना, तो जब आपकी एक्सपेक्टेड इनकम भी बड़ी है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बड़ा है, दोनों ही बड़े हैं, तो डिसीजन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है? वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो अब कैसे डिसाइड करता है, वो जो है वो कैसे डिसाइड करेगा। वो बढ़ी हुई एक्सपेक्टेड इनकम के साथ में जाएगा, वो लोअर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो सब्जेक्ट जो है वो डिसीजन जब करेगा तो वो तीन चीजों को ध्यान में रख करके डिसीजन करेगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट का जो डिसीजन है वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, एक आपका जो करेगा कि अगर सब्जेक्ट जो है, ध्यान से देखना, अगर जो है सब्जेक्ट जो है रिस्क लवर है, सब्जेक्ट अगर रिस्क लवर है तो वो हाई इनकम के साथ जाएगा। ठीक है ना, हाई इनकम समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन और हाई एक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है ना, यानी कि हम कहेंगे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ में चला जाएगा। और अगर वो है आपका रिस्क न्यूट्रल है तो वो इन दोनों में से, यानी कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन 12 और एक्सपेक्टेड इनकम 36, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.6 और एक्सपेक्टेड इनकम 50, इन दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकता है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है रिस्क अवर्जर। ठीक है, तो रिस्क अवर्जर क्या करेगा? वो लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में जाएगा, यानी कि 12 वाले के साथ में जाएगा और उसकी इनकम कितनी होगी? 36। ठीक है, तो यहां से यानी कि सब्जेक्ट के जो डिसीजन है वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है आपका, वो रिस्क लवर है, वो रिस्क न्यूट्रल है, या वो रिस्क अवर्जर है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये ध्यान करना है कि कौन से प्रकार का। तो सबसे पहले हम इनका एक डायग्राम जो है वो देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो यहां आप ध्यान करेंगे कि यहां आप जो है वो, एक सेकेंड, यहां आप लेते हैं MU को। ठीक है, और यहां आप लेते हैं इनकम को। तो जो रिस्क लवर है ना, ध्यान से समझना, जो रिस्क लवर है उसका MU जो है वो बढ़ता चला जाता है इनकम के साथ साथ। यानी कि आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इनकम के साथ में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान कर लेना है। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो MU है वो बढ़ता चला जाएगा। तो सपोज कीजिए कि पहले ये इनकम थी, ये MU था। ठीक है ना, बढ़ेगा तो सभी का, लेकिन मतलब बढ़ती रेट से बढ़ेगा, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, ये इनकम था तो उसका इनकम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ये इनकम था तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ से हम पॉइंट बना लेते हैं। देखिए, ये बना दिया हमने पॉइंट। ठीक है, और ये बना दिया हमने पॉइंट, और सपोज करते हैं ये बना दिया हमने पॉइंट।
ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि इनकम जो है वो बढ़ रही है, ये जा रहा है ना कर्व, ठीक है, ये कर्व जा रहा है आपका रिस्क लवर का, जो ब्लैक है आपका रिस्क लवर, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी का वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं दूसरा जो है आपका क्या था, दूसरा आपका था रिस्क न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल है वो दोनों ही चीजों में, ठीक है। तो वहां आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे ये इनकम बढ़ रही है, ठीक है, जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही जो है उसका एमयू जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, तो आप यहां पर जो है वो ब्लू जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, यहां से जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा 45 एंगल, ये आपका आ गया रिस्क न्यूट्रल, ठीक है। तीसरा आप पढ़ते हैं जिसको हमने पढ़ा था रिस्क अवर्जर, ठीक है। तो रिस्क अवर्जर में क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उससे उतना मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलता है, कम होता चला जाता है डिक्रीजिंग रेट से। यानी कि रिस्क लवर में आप क्या कहेंगे, देखिए रिस्क लवर में आप कहेंगे कि एमयू जो है वो उसको इंक्रीजिंग रेट से मिल रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां पर एमयू क्या है, कांस्टेंट, और यहां पर जब हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डिक्रीजिंग होगा, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि ये पहले जो है उसको मिल रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, और उसको इनकम कम मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। और यहां से जब हम इसको ड्राइव करेंगे कर्व को, तो ये आपका बन करके आ गया रिस्क अवर्जर, ठीक है। तो इन तीनों कर्व को जब आपने अभी तो ये देख लिया है, इसको मैं एक स्मूथ कर्व के तौर पे बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो है आपका क्या है, रिस्क लवर, ठीक है। ये आपका क्या है, रिस्क न्यूट्रल, और ये क्या है आपका रिस्क अवर्जर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यहां पर हम इनकम को लेते हैं, यहां पर हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी को लेते हैं। तो रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्जर, ठीक है ना। तो क्या करता है, रिस्क लवर किसको कहते हैं, रिस्क लवर जो है उस कंडीशन को कहते हैं जो सर्टेन इनकम की बजाय, ध्यान से समझना, एक निश्चित इनकम की बजाय रिस्की इनकम को पसंद करता है, ठीक है ना। ध्यान करेंगे क्या बोला मैंने, रिस्क जो अवर्जर है वो नहीं, सॉरी, रिस्क जो लवर है वो क्या करता है, वो प्रेफर करता है रिस्की इनकम को, यानी कि वो रिस्की इनकम को प्रेफर करेगा सर्टेन इनकम की बजाय, ठीक है। यानी कि आप इसको कहेंगे कि कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग ए रिस्की इनकम टू ए सर्टेन इनकम विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। देखो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका सेम है, सपोज कीजिए 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका मान के चलिए थोड़ा सा 19.6 है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो है 36 मिल रहा था, यहाँ पर 50 मिल रहा था, तो वो 50 जो है यानी कि वो इस इनकम को देख करके, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं देख रहा, वो रिस्क को नहीं देख रहा है, वो इस इनकम को देख रहा है कि मेरे को 50 मिलेगा, मेरे को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उस ज्यादा के चक्कर में वो जो है रिस्क ले लेता है, उसको बोलते हैं हम रिस्क लवर, यानी कि वो सर्टेन इनकम की तरफ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है रिस्की इनकम की तरफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो ज्यादा इनकम, हायर इनकम को देखता है सर्टेन इनकम की बजाय, एक निश्चित इनकम की बजाय, ठीक है ना। जैसे अभी आप सपोज कीजिए कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है, और उस व्यक्ति विशेष को हम ये कह देते हैं कि भाई चलिए आप जो है अगर ये काम करते हैं तो आपको ए काम करने के 30 रुपए मिलेंगे, ठीक है, और बी काम करने के आपको 50 रुपए मिलेंगे, लेकिन बी काम में रिस्क है, ठीक है ना, बी काम में रिस्क है।
तो वो कहेगा कोई बात नहीं, जो रिस्क है वो तो मेरा है, मेरे को वो, यानी कि वो किसको देख रहा है, वो 50 रुपए को देख रहा है। तो वो किस प्रकार का नेचर उसका जो नेचर हो गया वो आपका हो गया रिस्क लवर का जो नेचर है वो वहां पर वो शो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जो है आपकी क्या है, रिस्क न्यूट्रल की, यानी कि RN। ठीक है ना, रिस्क न्यूट्रल। तो रिस्क न्यूट्रल क्या कहता है, रिस्क न्यूट्रल कहता है कि वो प्रेफर नहीं करता है कोई भी इनकम को, यानी कि वो दोनों ही इनकम में क्या है, सम है, समान है। जब वो दोनों इनकम में सम है तो वो आपका कहलाएगा रिस्क न्यूट्रल। ठीक है ना, यानी कि वो ना तो सर्टेन इनकम के बारे में ज्यादा और ना ही वो जो है वो आपकी हाई एक्सपेक्टेड इनकम के लिए जो है वो कर रहा है, यानी कि दोनों ही मामलों में वो क्या है, समान है। तो वो आपका कहलाएगा रिस्क न्यूट्रल। लेकिन रिस्क अवर्जर क्या कहता है, वो कहता है कि उसको कम मिल जाए लेकिन वो सेफ है। यानी कि आप कभी भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ा कर लो, लेकिन यानी कि जैसे आप रिस्क लवर में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लोग जुआ खेलते हैं या फिर जो भी ऐसे मतलब मैच पे लगाते हैं, ऐसे पैसे लगाते हैं, आपको पता है, वो देखते हैं कि भाई 1 लाख रुपए कमा लेंगे, लेकिन वो 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया जो है हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, वो उस इनकम को देख करके पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो रिस्क अवर्जर है वो क्या कहेगा कि यार ये जो है ये ठीक नहीं है और इसे ऐसे पैसे नहीं कमाए जाते, अपने को काम करना पड़ेगा। वो एक अपने एक वे में चल रहा है, यानी कि वो आप ये कह सकते हैं कि सर्टेन इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो रिस्क अवर्जर है वो हाईली जो आपकी इनकम है उससे प्रभावित ना होकर के वो सर्टेन इनकम पर जाना पसंद करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां से देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर ये कंडीशन हो कि जहां पर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन हो, जैसे यहां पर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन था 19.6, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट है रिस्क लवर तो वो इसके साथ में जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है रिस्क अवर्जर तो वो 36 के साथ में जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो है न्यूट्रल तो वो इन दोनों में से किसी का भी चुनाव जो है वो कर सकता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है वो आप अपने जो डिसीजन है वो कंज्यूमर जो है वो डिसीजन है अपने वो लेता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन जो है वो आपको बताती है कि कैसे जो है एक व्यक्ति या एक कंज्यूमर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया आपका रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क अवर्जर। अब बात आती है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या कहती है। ठीक है ना, क्लियर है बात। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, और एक कंसेप्ट आता है व्हाट इज इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, इंश्योरेंस का एक कंसेप्ट यहां पर निकल करके आता है और इकोनॉमिक्स क्या कहती है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस जो है वो किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पॉलिसी के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पॉलिसी होल्डर और जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो देते हैं उनके बीच में। ठीक है ना, यानी कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है उनके बीच में एक पॉलिसी को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं या उसको हम बीमा कहते हैं। देखिए रिस्क लवर को आप देख रहे हैं कि एक रिस्क लवर है जो आपका क्या कर रहा है कि रिस्क ले रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहां पर आपकी जो है वो यूटिलिटी है। ठीक है, और यहां आपकी जो है वो इनकम है। क्लियर है बात। यहां पर आप ये देखते हैं कि जब हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है वो सर्टेन इनकम की बात कर रहे हैं, ये सर्टेन इनकम है। ठीक है, ये एक ए पॉइंट है, ये जो है आपका ई पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर ये इनकम और हमको ये यूटिलिटी मिल रहा है, हमारे को यहाँ ये इनकम और ये यूटिलिटी जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि आपको, ठीक है, आप जो है इस कर्व के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे जैसे बी सी डी, यानी कि आप यहाँ पर हैं बी सी और डी के ऊपर सपोज करते हैं। ठीक है, तो जब आप जो है ज्यादा इनकम को प्रेफर करें, यानी कि यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन सर्टेन इनकम आपकी क्या होगी, ये रिस्क की इनकम क्या है आपकी, ये आपकी रिस्क की इनकम है ना, हाई इनकम यानी कि रिस्क, और ये आपका क्या है सर्टेन इनकम। जो मैंने नीचे लाइन लगाया था, ये जो ए और ई को जो जोड़ रहा है ये लाइन आपका क्या है सर्टेन इनकम को बता रहा है, और ये जो ऊपर से कर्वी लाइन है वो आपकी रिस्क की इनकम को बता रही है। ठीक है, तो जो सर्टेन इनकम है वो डी पॉइंट आपको दिख रहा है, और जो
आपकी इनकम है वो आपकी यानी कि जो सर्टेन इनकम है वो एफ पॉइंट और जो आपकी रिस्क इनकम है वो डी पॉइंट को बता रही है। यानी कि आप अगर इस डी पॉइंट पर है यानी कि आप रिस्की इनकम पर हैं, ठीक है ना। अगर आप रिस्की इनकम पे हैं तो आप क्या करें, तो आप जो है वो इंश्योरेंस ले लें, ठीक है ना, इंश्योरेंस ले लें। इकोनॉमिक्स कहती है कि आप इंश्योरेंस ले लें, यानी कि आप रिस्की इनकम पे हैं डी पॉइंट पे, तो आप क्या कर लें, आप जो है वो इंश्योरेंस ले लें। इंश्योरेंस कहाँ ले लेंगे, इंश्योरेंस जो है वो आपका थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, वो जब आप लेंगे तो आप जो है वो सी पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी कि आपकी इनकम तो ये हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना, क्योंकि ये इंश्योरेंस में चला गया आपका हिस्सा, ठीक है। इनकम तो आपकी हो जाएगी कम, लेकिन आप फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना, इनकम तो आपकी हो गई कम, लेकिन आप फिर भी हायर यूटिलिटी पे रह जाएंगे। ये आपकी यूटिलिटी यहाँ है और ये आपकी यूटिलिटी यहाँ है। एफ वाली यूटिलिटी सपोज कीजिए ये जो है वो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये आप 25 पे रह गए ना, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या किया, इतना इंश्योरेंस में लगा दिया अमाउंट। जब आपने इतना इंश्योरेंस में लगा दिया अमाउंट, ठीक है, तो आप जो है वो हायर यूटिलिटी पर रह गए, ठीक है ना। आपने इंश्योरेंस में लगा दिया, ये क्या करा आपने, इंश्योरेंस ले लिया, तो इससे क्या हुआ, जो आपका रिस्क था, जो आपका रिस्क था, नुकसान जो होना चाहिए था आपको, वो नुकसान, उस नुकसान को आपने क्या कर लिया, प्रोटेक्ट। अगर वो नुकसान होता है तो आप ज्यादा नुकसान नहीं झेलेंगे, आप जो है किस पर रह जाएंगे, आप इसी पॉइंट पर रह जाएंगे, है ना। यानी कि आप यहां जो है वो बने रहेंगे। जब आप यहां बने रहेंगे तो आपका जो यूटिलिटी है वो ज्यादा रहेगा। अगर आप सर्टेन इनकम पे आते तो आपको यूटिलिटी कितनी मिलती, 20। अब आप किस पे हैं, आप जो है वो हाई रिस्क पे हैं, आप हाई रिस्क पे ही हैं। आप हाई रिस्क पर बने हुए भी आपने क्या कर लिया, आपकी यूटिलिटी जो है आपको ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि जो भी कंज्यूमर होता है उसको रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लेकर के साथ में इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए, ताकि वो उस रिस्क को क्या कर ले, न्यूट्रल कर ले। यानी कि रिस्क लवर जो है वो इंश्योरेंस ले करके, यानी कि रिस्क लवर जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो रिस्क लेकर के, ठीक है, उस रिस्क को क्या कर ले, न्यूट्रलाइज कर ले थ्रू इंश्योरेंस, तो वो हायर यूटिलिटी जो है वो बनाने में, मेंटेन करने में कामयाब रहता है। और यही असल में जो है वो इकोनॉमिक्स कहती है कि हम सभी को रिस्क लेकर के उसको इंश्योरेंस के द्वारा जो है वो न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए, ताकि हम जो है वो ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा यूटिलिटी जो है हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। आगे हम इसके ऊपर जो है 2-3 थ्योरीज और पढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी है, और आपका जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी है, और रिचर्ड थेलर की जो थ्योरी है उसको भी हम पढ़ेंगे। और इसी के अंदर आप जो है वो पढ़ते हैं आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है, जिसको हमने थोड़ा डिस्कस भी किया हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। तो टोटल में जब हम ये 3-4 चीज़ों को रीड आउट कर लेंगे तो टोटल हमारा जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें परफेक्ट नॉलेज के साथ। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको जो है वो इसमें और कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो हम इस पे जो है और विस्तृत रूप से वीडियो बना करके आपको जो है वो दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।